students, today I have brought a new video for you and particularly for PG semester 2. The syllabus is a UGC syllabus based on choice based credit system. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित यूजीसी का सिलेबस है। पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। पीजी सेमेस्टर 2 में जो 5 पेपर पढ़ने हैं उसमें से आपको एक जो प्रथम पेपर होता है यानी CBCS बेस्ड के रैंकिंग में यह 201 सिलेबस के अंतर्गत आता है। रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इस पेपर का नाम है। रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट यानी प्रादेशिक नियोजन एवं ग्रामीण विकास, यहाँ हिंदी में भी है प्रादेशिक नियोजन एवं ग्रामीण विकास। इस विषय से आपका हम एक सामान्य परिचय कराना चाहते हैं। ए सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, प्रादेशिक नियोजन और ग्रामीण विकास। इसके अंतर्गत पढ़ना क्या होता है, इस विषय का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हमारे देश में यह जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अगर करते हैं तभी भारत का सही विकास होगा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ऐसा गांधी ने कहा था। इसी पर गांवों के विकास पर ग्रामीण विकास के लिए एक प्लानिंग की कल्पना की गई है कि वैसा प्लानिंग जो रीजन बेस्ड हो। और रीजन बेस्ड होने के मतलब है आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रीजन। रीजन की संकल्पना क्या है? रीजन को सिंपली हम लोग रीजन पर विशेष अलग से वीडियो आएगा। रीजन का सिंपली मतलब होता है एन एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी इज कॉल्ड ए रीजन, यानी वैसा क्षेत्र जिसमें क्षैतिज रूप से समानता पाई जाती है एक प्रदेश कहलाता है। एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी। रीजन शब्द को समझना होगा। रीजन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रदेश, जो क्षेत्र से भिन्न होता है, एरिया से भिन्न होता है। प्रदेश का मतलब ज्योग्राफी में प्रदेश का मतलब होता है एरिया हैविंग हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी, यानी क्षैतिज समानता वाला क्षेत्र प्रदेश कहलाता है, जिसमें क्षैतिज रूप से समानता होती है। तब उसी क्षैतिज समानता वाले प्रदेश में एक तरह का प्लानिंग लागू होगा। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में समानता है और मैदानी क्षेत्र में समानता है, तो पर एक ही प्लान अगर हम लागू करें पर्वतीय क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्र पर, तो यह लागू संभव नहीं है। जो प्लान पर्वतीय क्षेत्र के लिए सूटेबल होगा वही प्लान मैदानी क्षेत्र के लिए सूटेबल नहीं होगा। इसीलिए रीजन शब्द की आवश्यकता पड़ी। एट फर्स्ट डिवाइड द एरिया इनटू रीजन और ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल होमोजेनिटी देन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन कंसर्न्ड एंड प्लान फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रीजन। इसीलिए ऐसा प्रदेश शब्द की आवश्यकता पड़ी। दिस इज द नीड फॉर द रीजन। आइए इस विषय से परिचय करवाते हैं। मोटा मोटी इस विषय में पढ़ना क्या होता है यह आपको देखना पड़ेगा। रीजनल प्लानिंग यानी प्लान फॉर ए रीजन, प्लान फॉर ए रीजन इज कॉल्ड रीजनल प्लानिंग। सिंपल समझने के लिए बात कर रहे हैं, फिर अलग अलग बात करेंगे तो इसका डिटेल स्वरूप आपके सामने रखेंगे कि रीजनल प्लानिंग किसी प्लान करने का काम किसी खास रीजन के लिए करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, रीजन का कंसेप्ट क्या है, स्पेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है,
ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसका रीजनल लोकेशन क्या है, इन सारी बातों को उसमें अध्ययन करेंगे कि तभी हम रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं। और रीजनल प्लानिंग अगर करते हैं तो प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रक्रिया को अपनाएंगे तब हमारा प्लानिंग कंप्लीट होगा। प्लानिंग का अर्थ यह नहीं है कि केवल कागज पर प्लानिंग कर दिया। एट फर्स्ट विजिट टू द एरिया, find out the problems of the region concerned, and then sketch the ideas and remedies for the removal of those demerits or those problems or those drawbacks of the region concerned। उस क्षेत्र में जाएं, वहां के समस्याओं को समझें, वहां के समस्याओं को अनुरेखन करें, एंड तब उन समस्याओं को दूर करने के लिए आप स्केचिंग करें कि कैसे उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो दूर करने के लिए जो आप प्लानिंग बनाते हैं, एट फर्स्ट प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज। पहले जो स्थानिक संसाधन है, उस स्थानिक संसाधन पर आधारित प्लान तैयार कीजिए और उससे कितनी समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि ऐसी कौन समस्याएं हैं जिसका निदान करने के लिए हमको राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी। तब उन समस्याओं को उसके तहत रखें। इस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद स्केचिंग ऑफ डिवाइसेस टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और इम्प्लीमेंटेशन को स्टेप में बांटें और इम्प्लीमेंटेशन को आप मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने के बाद आप उसका फॉलो अप करें, अनुगमन करें, देखें कि किस स्टेज में हमारा प्लानिंग लागू हुआ या नहीं लागू हुआ। इतने चीज आता है प्लानिंग प्रोसेस के अंतर्गत। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब केवल कागज पर प्लान बना देना प्लानिंग नहीं कहलाता। प्लानिंग का अर्थ होता है मेक ए प्लान, make the devices for the removal of the problems, implement the planning and monitoring and follow up the planning. This is the complete shape of planning process। फिर प्लानिंग रीजन में बांटें। कोई जरूरी नहीं है कि एक रीजन को आप एक ही रीजन में संपूर्ण रूप से लागू करें, बल्कि एक रीजन को माइक्रो रीजन में भी बांटा जा सकता है ताकि हमारा प्लानिंग सही ढंग से लागू हो सके। ऑन द बेसिस ऑफ सम सिम्टम्स, on the basis of some similarities, micro similarities, we can divide a macro planning region into micro planning region, meso planning region and micro planning regions। और इस तरह से हम लोग प्लानिंग का काम करते हैं। इसके बाद आगे आता है कि स्पेशल पर्पस प्लानिंग। स्पेशल पर्पस प्लानिंग का मतलब ये है कुछ ऐसे विशिष्ट प्रदेश मिलते हैं जिसमें सामान्य प्लानिंग लागू नहीं होता है। सामान्य प्लानिंग कहाँ लागू होगा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सामान्य रूप से प्लानिंग लागू नहीं होता है। जैसे आप देख ले, रिवर वैली रीजन है। रिवर वैली रीजन में, मेट्रोपॉलिटन रीजन में, ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं जो विशेष उद्देश्य वाले क्षेत्र कहलाते हैं। और इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर ए स्पेशल प्लानिंग फॉर द रीजन स्पेसिफिक। उस रीजन विशिष्ट प्रदेश के लिए हमें विशिष्ट योजना का निर्माण करना होगा। उसी तरह से
मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ साथ प्रॉब्लम रीजन आता है। देयर आर ए लॉट ऑफ रीजन, देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर इज प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, समस्या ही समस्या है। हमारे देश में हिली रीजन्स भी है, प्लेटो रीजन्स भी है, ट्राइबल रीजन्स भी है, फ्लड प्रोन रीजन्स भी है, ड्रॉट प्रोन रीजन्स भी है। इन सभी रीजन्स को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिली रीजन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल रीजन्स इन इंडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लड प्रोन एरियाज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज। इन सभी एरिया को की पहचान करके, इन सभी प्रदेशों की पहचान करके, रीजन की पहचान करके, यू हैव टू प्लान ऑन अ स्पेसिफिक बेस, विशिष्ट आधार पर इनके लिए योजना बनाना पड़ेगा। वैसे सामान्य योजनाएं इन प्रॉब्लमेटिक रीजन्स में लागू नहीं होगा। जो सामान्य रूप से मैदानी भागों में लागू होता है, यही प्लान इन सभी विशिष्ट प्रदेशों में लागू नहीं होगा। Therefore, there is a complete need of a special area planning। अब आगे चलते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। जब आप प्लान करते हैं, आप प्लान कर लेते हैं तो मापेंगे ना कि हमारे प्रदेशों में विकास हुआ कि नहीं। तो विकास के संकेतक क्या हैं? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट इज डेवलपमेंट? यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। जनरली लोग कह देते हैं कि पिछले साल 100 किलोमीटर हमारे यहाँ सड़कें थी और इस साल 150 किलोमीटर सड़कों की लंबाई हो गई, इसलिए देयर बिकेम ए डेवलपमेंट इन लेंथ ऑफ रोड्स। अगर एग्रीकल्चरल रीजन में हम पिछले साल 100 क्विंटल चावल की पैदावार किए हैं और इस साल 200 क्विंटल चावल की पैदावार किए, तो हमने कहा देयर बिकेम ए डेवलपमेंट इन राइस प्रोडक्शन। यही हाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी है, यही हाल माइनिंग प्रोडक्शन में भी है। तो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दिस इज ग्रोथ। सड़कों की लंबाई बढ़ गई, दैट इज द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ रोड्स। चावल का उत्पादन बढ़ गया तो दैट इज द ग्रोथ इन the production of rice। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गया, इन दैट इज द ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। मेरी समझ बनती है कि वी शुड एडॉप्ट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज बीइंग एडॉप्टेड इन भूटान, ए नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर्स। जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, उसकी व्याख्या को हमें अपनाना चाहिए। आज तो हम सामान्य रूप से कहते हैं कि अमेरिका सबसे विकसित देश है, लेकिन जो अमेरिका से देख करके आते हैं तो कहते हैं अमेरिका में भिखारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। भाई, तो आप विश्व का सबसे विकसित देश हैं और आपके यहाँ भिखारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपका कैसा विकसित देश है? यह प्रश्न उठता है, प्रश्न चिन्ह सामने आते हैं। अमेरिका संसार का सबसे विकसित देश है तो अमेरिका में भिखारियों की संख्या, अमेरिका में अर्धनग्न लोगों की संख्या, अमेरिका में भूखे सोने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? यह कैसा डेवलपमेंट है? भूटान कहता है कि नहीं, विकास अगर हुआ है तो हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बढ़ना चाहिए, हमारे देश के लोगों को खुश होना चाहिए और खुशियां को बढ़ना चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खुशियां, सबके पास खुशियां हो, तब हम कहेंगे हमारा देश विकास किया। लेकिन विकास वह नहीं है जो हमारे देश में बहुतेरे संख्या में हाफ नेकेड हंग्री पर्सन्स पाए जाते हैं।
अर्धनग्न अवस्था में भूखे लोग पाए जाते हैं, वैसी उसको हम विकास नहीं कहेंगे। सिर्फ रोड की लंबाई बढ़ाकर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, फिर सिर्फ चावल उत्पादन बढ़ा करके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, सिर्फ इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा करके हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विकास तभी होगा जबकि हमारे देश के लोगों के पास खुशियां आएगी। इसलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इज द प्राइम इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे ऐसे बहुत सारी खुशियां हैं। तो डेवलपमेंट के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, इसका अध्ययन इस पेपर में हम लोग करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता। डिस्पैरिटी से ही मिलता जुलता एक शब्द है डाइवर्सिटी, वैभिन्य। तो गैप इन नेचुरल रिसोर्सेज इज इंडिकेट्स डाइवर्सिटी, व्हाइल गैप इन मैनमेड रिसोर्सेज इज कॉल्ड डिस्पैरिटी। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, बिहार राज्य की मिट्टियां उपजाऊ है और झारखंड की मिट्टियां कम उपजाऊ है। झारखंड में खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, बिहार में खनिज पदार्थों का बिल्कुल अभाव है। देयर इज ए गैप इन मिनरल कंटेंट्स बिटवीन बिहार एंड झारखंड। देयर इज ए गैप between soil fertility in Bihar and that of Jharkhand. This type of gap is found in natural resources. ये प्राकृतिक संसाधनों में गैप है और इस प्रकार के गैप को डाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन डिस्पैरिटी शब्द मैनमेड सेक्शन में आते हैं। डिस्पैरिटी जो है इसको ह्यूमन एलिमेंट्स के संदर्भ में देखा जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, ज्यादा लोग साक्षर हैं, छत्तीसगढ़ में कम लोग साक्षर हैं। देयर इज ए गैप इन लिटरेसी बिटवीन बिहार एंड छत्तीसगढ़। देयर इज मच एंड मोर स्किल्ड लेबर इन बिहार, देयर इज लेस स्किल्ड लेबर इन मध्य प्रदेश। तो स्किल्ड लेबर एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक राज्य में ज्यादा हुआ, दूसरे में कम हुआ। ये दीज आर द ह्यूमन एलिमेंट्स। तो जहां ह्यूमन एलिमेंट्स में गैप आता है उसको डिस्पैरिटी से आंका जाता है। फिलहाल इतने से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है मल्टी लेवल प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं विकास के लिए, किसी प्रदेश के विकास के लिए प्लानिंग करते हैं तो केवल केंद्र से प्लानिंग कर दिया जाए या केंद्र और राज्य स्तर पर प्लानिंग कर दिया जाए। तो एक ही जगह से प्लानिंग होता है तो वो सेंट्रल प्लानिंग कहलाता है। और मोर देन अनेक लेवल पर प्लानिंग होता है। सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग, स्टेट लेवल पर किया गया प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया गया प्लानिंग, ब्लॉक लेवल पर किया गया प्लानिंग, पंचायत लेवल पर किया गया प्लानिंग, ग्राम लेवल पर किया गया प्लानिंग। ये जो अलग अलग लेवल पर प्लानिंग किया जाता है इसको माइक्रो लेवल प्लानिंग कहते हैं। अब माइक्रो लेवल प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, फॉर प्रॉपर ग्रोथ। केंद्र में रहने वाले लोग गांव को देखा नहीं, और जिस गांव को देखा नहीं उसके विकास के लिए वो सही प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अगर प्लानिंग कर भी दें तो वो उस इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए माइक्रो प्लानिंग की सख्त आवश्यकता है इफ वी रिक्वायर द एक्चुअल डेवलपमेंट इन द एरिया कंसर्न्ड। आगे आते हैं, इसी के लिए
पंचायत लेवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन किया गया था कि पंचायत लेवल पर प्लानिंग करके हम विकास का काम करेंगे, भारत के भिन्न भिन्न पंचायतों का विकास करेंगे, पंचायत लेवल पर विकास संबंधी अनेक योजनाएं लागू की जाएगी। और इससे भी एक अलग हट के टारगेट ग्रुप को किया गया कि भिन्न भिन्न ग्रुप जो हैं उसको टारगेट करें और टारगेट करके उसमें विकास का कार्य किया जाए। तो इस प्रकार से आपका ये है पेपर रीजनल प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट पूरा होता है। तो आगे हम लोग पुनः अगले पेपर पर एक प्रकाश डालेंगे ताकि उस पेपर का पूरा कंसेप्ट आपके जिम्मे हो, ताकि उस पेपर को पूरा समझ सकें। धन्यवाद। जो